गोइंग ऑन टू द एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में जो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, दैट इज़ व्हाट मेक्स पाकिस्तान पार्टिकुलरली वल्नरेबल टू द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। वो कौन सी चीज़ है जो खसूसन पाकिस्तान को वल्नरेबल, बहुत हसास बना रही है या सेंसिटिव बना रही है या वीक बना रही है टू द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के असरात से। सबसे पहले आप इसमें क्या बताएंगे, डाइवर्स जोग्राफ़ी है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में जब ये मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा था आपको, मैंने बताया कि जो डाइवर्स जोग्राफ़ी क्या है कि पाकिस्तान में ग्लेशियर्स भी हैं, पाकिस्तान में प्लेन लैंड भी है, पाकिस्तान में कोस्टल एरिया भी है। अब ये सारे एरियाज जो होते हैं ये अंडर थ्रेट होते हैं या हैं इन ग्लोबल वार्मिंग। अब उसी चीज़ को हम आगे फिर लेके चलते हैं कि अभी जो डाइवर्सिटी है यही प्रोन बना रही है पाकिस्तान को। बाय प्रोन इट मीन्स कि पाकिस्तान क्या है, सेंसिटिव है या वल्नरेबल है ग्लेशियर मेल्टिंग से, एक्सट्रीम हीट से, फ्लड से और सी लेवल राइज से। और ये जो मुल्क है हमारा पाकिस्तान का, दूसरा इसमें ये भी खराबी है कि हम टोटली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। और क्लाइमेट अब जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा हिट कर रहा है वो भी क्या है, एग्रीकल्चर है। देन इसके अलावा क्या है, रैपिड अर्बनाइजेशन है कि तेज़ी से शहर बनते जा रहे हैं, जो जंगलात हैं वो कटते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है। अब ये जो फॉरेस्ट हैं यही जो है ये एवरेज टेम्परेचर को कम करते हैं और या जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब हम अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या है, बहुत पुअर है, अब ये क्या कर रहा है, ये भी उस रिस्क के ऊपर या इश्यूज के ऊपर ऐड ऑन कर रहा है। और एंड के ऊपर क्या है, हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज है कि हमारे मुल्क के पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो क्लाइमेट चेंजेस के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, जो एक्शन ज़रूरी है वो कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 220 मिलियन क्रॉस करी है, मतलब 23-24 करोड़ आबादी हमारी हो चुकी है। अब ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान को क्या बना रहे हैं, वर्नेबल बना रहे हैं। अब इसमें सबसे मेन क्या है, डाइवर्स जोग्राफी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ डज अ राइजिंग टेम्परेचर इफेक्ट अर्बन एरियाज लाइक कराची। अब अर्बन एरिया कराची जो है ये किस तरह इफेक्ट होता है राइजिंग टेम्परेचर से। अब इसमें जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जो है इसमें क्या होता है कि जो बिल्डिंग्स हैं ये हीट को ट्रैप करना शुरू कर देती हैं। जब ये ट्रैप करती हैं तो उस एक स्पेसिफिक एरिया में जो टेम्परेचर है वो शूट अप हो जाता है। अब इसे हो क्या रहा है, कराची के अंदर डेथ्स हो रही हैं। अब उसमें क्या है, अब सबसे पहले तो यही है कि रैपिड ग्रोथ है। कराची में इतना ज़्यादा आउटपेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जिसकी वजह से डेंसली पॉपुलेटेड या गैटोस टाइप एरियाज बन रहे हैं जिनके अंदर हवा का या जो एक ग्रीनरी का जो इन्वायरमेंट है या जो फैक्टर है वो दिखता ही नहीं है। और इसकी वजह से क्या हो रही है, हीट वेव्स आ रही हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है, अब आपने एग्जांपल ज़रूर आंसर में कोट करनी होती है ताकि आप जो चीज़ क्लेम कर रहे हैं वो जस्टिफाई हो जाए। अब यहाँ पे आप क्या बताएंगे कि 2015 के अंदर जो हीट वेव आई थी उसकी वजह से क्या हुआ, 1200 लोग मर गए। अब क्या है, इन चीज़ों से कॉम्बैट करने के लिए, लड़ने के लिए, अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 हमने क्या बनाया है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। अब ये हमने क्या बनाया है, एक इदारा बनाया है। इस इदारे का काम क्या है कि भी ये लोगों को अलर्ट करता है बिफोर एनी हीट वेव और एनी सच इवेंट। दूसरा ये अवेयर और एजुकेट करता है और इसी से ये कोशिश कर रहे हैं कि अर्बन कम्युनिटीज़ जो हैं वो इस चीज़ को काउंटर कर लें। Moving on to the next question, that is, what is the connection between glacial melting and water scarcity in Pakistan? अब इन दोनों चीज़ों के अंदर क्या लिंक है कि एक तरफ ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है और दूसरी तरफ पानी की पाकिस्तान में कमी हो रही है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि अगर ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं फिर तो पानी ज़्यादा होना चाहिए, तो इसमें वाटर स्कार्सिटी का क्यों लिंक शो कर रहे हैं। असल में जो वाटर स्कार्सिटी का लिंक है वो उस टाइम पे नहीं है जब ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। वो असल में जो वाटर स्कार्सिटी है
वो ग्लेशियर के मेल्ट हो जाने के बाद फेस करता है एक मुल्क। अब इसमें होता क्या है कि वो जो पानी जिसने 6 महीने के टाइम स्पैन में ऐसा ऐसा क्या होना था, मेल्ट होना था, वो जब एक ही महीने में मेल्ट हो जाता है तो उससे फ्लड्स भी आते हैं और फिर बाद में क्या होता है, ड्राउट या वाटर शॉर्टेज होता है। अब अगेन इसमें आप क्या बताएंगे कि जो राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर हैं उनकी वजह से हिमालय और कराकोरम जो माउंटेन रेंजेस हैं, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ग्लेशियर मेल्टिंग फास्ट हो गई है। अब इसकी वजह से क्या है कि ये जो ग्लेशियर्स हैं असल में ये रिवर इंडस को फीड करते हैं, कि रिवर इंडस का जितना भी पानी है वो इन्हीं ग्लेशियर से ही आता है। अब हो क्या रहा है, इसे इनिशियली ये जो रैपिड मेल्टिंग है इससे वाटर फ्लो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब उसे हो क्या रहा है, ट्रिगर कर रहा है ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, ग्लॉफ। आपने ज़रूर इस चीज़ को मेंशन करना है अपने आंसर में, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपके आंसर को यूनिक बनाती हैं। कि मतलब अचानक से फ्लड आ रहे हैं, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी कि नॉर्दर्न एरियाज़ में फैमिली गई हुई थी और वो एक रिवर के ऊपर ही चारपाइयाँ वगैरह डाल के बैठे हुए थे, नाश्ता कर रहे थे। तो अगेन सडनली ही क्या हुआ, एक फ्लड आया और पूरी फैमिली को बहा के ले गया, जिसमें एक दो ही सर्वाइवर बचे। देन अब इससे यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब वो इंक्रीज फ्लो होता है तो अचानक से ही क्या आ जाते हैं, फ्लड आ जाते हैं ओवर द टाइम। फिर जैसे ही वक्त गुजरता है, श्रिंकिंग ऑफ दीज ग्लेशियर्स, ये जब ग्लेशियर्स श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो गिर जाती है या वो कम हो जाती है। अब 2020 के अंदर क्या हो गया है, 30% जो है पाकिस्तान की ग्लेशियर आइस जो है वो मेल्ट हुई है। इसका मतलब यही है कि 30% जो रिवर इंडस का पानी है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। उसकी वजह से क्या है, एग्रीकल्चर पे भी इम्पैक्ट है और पाकिस्तान की इकॉनमी पे भी इम्पैक्ट है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, वाई आर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये जो एक्सट्रीम किस्म के वेदर इवेंट्स हैं ये क्यों ज़्यादा होते जा रहे हैं। जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि 2000 तक साल में 5 होते थे, 2000 से 2020 तक अब क्या हो गए हैं, 45 इवेंट्स हो रहे हैं। तो मतलब 9 टाइम्स ये इवेंट्स क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। अगेन आप यहाँ पे क्या बताएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसने ही क्या किया है, डिसरप्ट कर दिया है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को, और वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं किया, ऑल अक्रॉस द ग्लोब किया है। इन चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है, इंटेंस रेनफॉल है, और फिर या अगर रेनफॉल नहीं हो रहे तो क्या है, प्रोलॉन्ग्ड ड्राई पीरियड्स है, खुश्क साली है। अब इससे हो क्या रहा है, अब इससे ये हो रहा है कि जो इवेंट्स हैं, वेदर इवेंट्स हैं, वो एक्सट्रीम होते ही जा रहे हैं। अब उनकी वजह से एग्रीकल्चर को भी थ्रेट है, लोगों को भी थ्रेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी थ्रेट है। अब रैपिड अर्बनाइजेशन है या पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो भी इस वनरेबिलिटी या इस डिज़ास्टर को क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं। अब इसी वजह से क्या है, पाकिस्तान ने फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंट फ्लड्स, ड्राउट्स और साइक्लोन्स को फेस करा है। अब इसमें 2010 के आप फ्लड का बता सकते हैं, जिसमें क्या था, 20 मिलियन, 20 मिलियन लोग, 20 मिलियन आई मीन 2 करोड़ लोग ये जो थे ये डिस्प्लेस हो गए थे। देन आप इसमें ये भी बता सकते हैं लोकस्ट का जो अटैक था 2020 में, जिसकी वजह से 2.2 बिलियन फाइनेंशियल लॉस हुआ था पाकिस्तान को। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ डज ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर। पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से हिट कर रही है। अगेन क्या है कि एग्रीकल्चर जो है वो क्लाइमेट सेंसिटिव है। अब अगेन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि पाकिस्तान क्या है, हैविली रिलाई करता है एग्रीकल्चर पे, क्योंकि हम एग्रेरियन कंट्री हैं, फूड सिक्योरिटी के लिए भी और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी। मोस्टली हमारे जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं, वहाँ से उनकी अर्निंग है। अब ग्लोबल वार्मिंग जो है, अब इसकी वजह से क्या हो गया है, ये जो एग्रीकल्चर है, जो फार्मिंग है, ये अनप्रडिक्टेबल हो गई है और लेस प्रोडक्टिव हो गई है, कि क्रॉप यील्ड जो है वो कम होती जा रही है। अब हाई टेम्परेचर और अनप्रडिक्टेबल रेनफॉल जो है ये क्या कर रहे हैं, यील्ड को या क्रॉप ग्रोथ को हिट कर रहे हैं। और उसके एग्जाम्पल क्या है,
6 से 8% डिक्लाइन प्रिडिक्ट किया गया है बाय 2050 इन वीट या यील्ड प्रोडक्शन। देन अगेन आपको एक और एग्जांपल दी गई है, 2.2 बिलियन का लॉस हुआ है पाकिस्तान को, किसकी वजह से? लोकस्ट अटैक की वजह से, टिड्डी दल के अटैक की वजह से। इसमें क्या हुआ था कि बहुत ही इनके स्वाम से जत्थे आते थे, वो जिस दरख्त के ऊपर बैठते थे जब उठते थे तो वो दरख्त बिल्कुल ऐसे हो जाता था जैसे कि खिज़ां हो, पत्ते रहते ही नहीं थे। यही टिड्डी जो दल थी ये जब बैठती थी वीट के ऊपर या क्रॉप्स के ऊपर, तो जब ये उठ के जाती थी तो पूरे के पूरे खेत मलिया मेट कर देती थी। अब ये जो है, ये फैक्टर्स जो हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान में क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी थ्रेट है कि जो खुराक है उसका भी क्या है, पाकिस्तान को एक रिस्क है। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान टू इम्प्लीमेंट the heat wave management plan under sustainable development goal 13। पाकिस्तान को क्यों ज़रूरी है कि वो हीट वेव मैनेजमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करे? अगेन आप इसमें क्या बताएंगे, पाकिस्तान एक्सपीरियंस करता है एवरेज राइज इन टेम्परेचर और फ्रीक्वेंट हीट वेव्स, और इसी की आप फिर एग्जांपल देंगे 2015 में 1200 बंदे मर गए। अब इसी वजह से क्या है, पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत है कि पाकिस्तान क्या करे, हीट वेव मैनेजमेंट प्लान इंट्रोड्यूस कराए, जो कि इनका एक डिपार्टमेंट है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, उसका काम है। और वो काम क्या करते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम है और पब्लिक अवेयरनेस देते हैं, किसके रिगार्डिंग, हीट वेव्स के रिगार्डिंग और अपने आप को हाइड्रेट रखने के रिगार्डिंग। अल्टीमेटली क्या है, ये जो इनिशिएटिव है ये पाकिस्तान को हेल्प करेगा या अर्बन जो पॉपुलेशन है उसे हेल्प करेगा कि वो हीट वेव्स और उससे जो हीट स्ट्रोक होता है उसकी वजह से जो डेथ्स होती हैं उन चीज़ों को कम कर सके। गोइंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट रोल डज पाकिस्तान्स रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर प्ले इन इट्स वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज? अब ये जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं इनमें सेम कंटेंट है। बाय सेम कंटेंट आई मीन आप वही चीज़ें बताएंगे, आपका जो एग्रीकल्चर है क्लाइमेट सेंसिटिव है, जब वेदर पैटर्न चेंज होते हैं तो उसकी वजह से क्रॉप यील्ड के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, फिर फ्लड्स हैं वो डैमेज कर रहे हैं, फिर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो हैं वो जो यील्ड है उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। दैन अगेन इस क्वेश्चन में आप दोबारा ये बताएंगे पाकिस्तान एग्रीकल्चर के ऊपर हैवी रिलायंस रखता है और ये जो है ये अंडर थ्रेट है ड्यू टू क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी या सेंसिटिव होने की वजह से। अब क्या है, जब वाटर फ्लोज या प्रेसिपिटेशन के पैटर्न चेंज हो जाते हैं तो उससे जो क्रॉप यील्ड है वो भी लो हो जाती है। अब ये जैसे ही ड्रॉप होती है तो इसकी वजह से जो दूसरी चीज़ ट्रिगर होती है दैट इज़ फूड सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट। अब जो लोग फार्मिंग से रिलेटेड हैं, जब उन्हें नुकसान होता है, उनकी फसल वैसी नहीं होती, उनकी अर्निंग नहीं होती, तो उनके लिए भी क्या है, एक डैमेज है। और मार्केट में जब वो फूड नहीं आता तो इन्फ्लेशन भी हो जाती है। ओवरऑल क्या है, आपको अगेन बता रहा है कि अगर एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट आया तो इससे क्या होगा, नेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस होगा कि पूरे मुल्क का जो मुआशी निज़ाम है वो टूट फूट जाएगा। Going on to the next question, can limited financial and technical resources hinder Pakistan's ability to adapt to climate change? क्या सरमाया या पैसे प्लस टेक्निकल या जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं, टूल्स हैं, एडवांसमेंट है, क्या इसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर कोई रुकावट आ रही है या मुश्किलात हो रही हैं पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के लिए अडाप्ट करने में? दैन अगेन आप इसमें बताएंगे यस, पाकिस्तान को डेफिनेटली प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के पास एक तो लिमिटेड फाइनेंस है, पैसे नहीं है इतने, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, उसे कैटर करने के लिए इतने फाइनेंसेस हैं ही नहीं। और दूसरा, टेक्नोलॉजी वाइज भी हम क्या है, बहुत ही पीछे हैं, हम इतना ज़्यादा एडवांस नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वाकई हम अडाप्ट नहीं कर पा रहे क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा भी नहीं है और टेक्निकल रिसोर्सेज भी नहीं है। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि विदाउट प्रॉपर फंडिंग, अगर हमें फंड नहीं मिलेंगे
अब ये जो COP26 रिसेंटली, बल्कि अभी ये होगी, ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं क्लाइमेट के ऊपर, वहाँ पे यही चीज़ें डिस्कस की जाती हैं कि जो मुल्क अंडर थ्रेट हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उन्हें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जिनकी इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं और उनकी इंडस्ट्रीज़ की वजह से क्या हो रहा है, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, वो पैसे देंगी। तो अब ये बेसिकली आपकी क्या है, प्रॉपर फंडिंग है कि भाई अगर वो बाहर से फंडिंग नहीं आएगी तो फिर ये जो मुल्क है ये इफ़ेक्टिवली ना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सकता है, ना ही अपने लोगों को इंटरटेन या अडॉप्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंज। दूसरा इसमें क्या है, जब पैसे ही नहीं है इनके पास तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी नहीं है इनके पास, ना फ्लड्स के लिए ना हीट वेव्स के लिए, ये प्रोडिक्ट ही नहीं कर पाते। दूसरा इसमें क्या है कि अगेन रिसोर्सेज नहीं है, तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी नहीं है, उनके बारे में भी अवेयरनेस नहीं है। अब ये जो है ओवरऑल, ये हिंड्रेस जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन, बेसिकली इन्होंने ट्राई किया है कि नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के थ्रू कोशिश किया जाए कि हीट वेव के बारे में तो हम किसी न किसी तरीके से लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि 22 या 23 करोड़ की जो आबादी है वो क्या है, इज़ एक्सपोज टू रिस्क, या वो अंडर थ्रेट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल और टेक्निकल रिसोर्सेज नहीं है क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करने के लिए। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं ये वाइल रीडिंग, जो आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, पहला क्वेश्चन है वाई इज़ पाकिस्तान पर्टिकुलरली वनरेबल टू इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये आपका एक्सरसाइज में भी था, यहाँ पे भी आ गया। अगेन आप वही डाइवर्स जोग्राफी का बताएंगे कि उसकी वजह से है, फिर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस है, रैपिड अर्बनाइजेशन है, इनएडिक्वेट नामुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है या तामीरात हैं, और इसकी वजह से क्या है, और इसके ऊपर क्या है, पॉपुलेशन का भी बर्डन है कि हम ओवर पॉपुलेटेड कंट्री हैं। व्हाट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डज द एक्सेलरेटेड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हैव ऑन वाटर अवेलेबिलिटी इन पाकिस्तान। एंड अगेन इसमें वही चीज़ है कि ग्लेशियर्स जब मेल्ट हो रहे हैं तो उसकी वजह से रिवर इंडस को वो जो पानी फीड करते हैं उसमें बेसिकली क्या हो रही है, ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन रिवर फ्लोज एंड ओवरऑल वाटर अवेलेबिलिटी। अब इसमें क्या है, अगेन आप वो बता सकते हैं परसेंटेज कि 2020 में क्या है, 30% ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए, जिसका मतलब क्या है कि 30% जो रिवर इंडस का जो फ्लो था, जो वाटर था, वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। और दूसरा इससे क्या हो रहा है, ब्लॉफ। ब्लॉफ क्या है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, वो बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, और उससे क्या है, नॉर्दर्न एरियाज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, हाउसिंग है, वो भी अंडर थ्रेट है और लोग भी अंडर थ्रेट हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट फैक्टर्स हैव मेड एग्रीकल्चर अनप्रडिक्टेबल एंड लेस प्रोडक्टिव इन पाकिस्तान। वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एग्रीकल्चर क्या होता जा रहा है, अनप्रडिक्टेबल, कि हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे, हमें पता ही नहीं होता कि कितनी क्रॉप यील्ड आएगी और कितनी क्रॉप यील्ड नहीं आएगी, या हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है। अगेन आप इसमें ये बताएंगे कि एग्रीकल्चर जो है वो क्लाइमेट सेंसिटिव है, और जैसे ही क्लाइमेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है या उसमें चेंजेस आ रही हैं, तो उसकी वजह से डायरेक्टली क्या चीज़ इफ़ेक्ट हो रही है, एग्रीकल्चर, और उस इफ़ेक्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर लेस प्रोडक्टिव हो रही है। अब क्यों हो रही है, क्योंकि अनप्रडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न्स हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं। अब इन सब की वजह से क्या हो रहा है, क्रॉप ग्रोथ कम हो रही है, जिसकी वजह से अगेन आप बता सकते हैं नेशनल इकोनॉमिक डिज़ास्टर हो रहा है कि भी इन्फ्लेशन हो जाती है। और एग्जांपल के लिए आप लोकस के अटैक का भी बता सकते हैं कि 2020 में लोकस का अटैक हुआ, जिसकी वजह से 2.2 बिलियन जो इकोनॉमिक लॉस था वो पाकिस्तान को फेस करना पड़ा। अच्छा, अब ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये आपके एफ सेक्शन में दिए गए हैं, ज़रा आगे करके, और मेरा नहीं ख्याल कि बच्चे इस तरफ भी फोकस कर रहे हैं कि हमने इन क्वेश्चंस को भी देखना है। अब ये जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं ये आपके ग्राफ रिलेटेड है, कि जो आपको चैप्टर के अंदर ग्राफ्स बताए गए हैं वो यूज़लेस नहीं है, इवन उन ग्राफ्स के ऊपर क्या है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, और हो सकता है कि बोर्ड में जो एग्जामिनर है
वो पेपर को टफ बनाने के लिए यहाँ से क्वेश्चंस पिक करें। अब सबसे पहले जो आपका टेबल 1 है वो टेम्परेचर इंक्रीज के ऊपर है। अब इसमें आपसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट ट्रेंड्स डू यू ऑब्जर्व इन द टेम्परेचर इंक्रीज ओवर द ईयर्स इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में क्या ट्रेंड आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगेन आप इसमें वही बताएंगे, बस आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स याद होने चाहिए कि 1901 से लेके 1950 तक सिर्फ 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या था टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ पाकिस्तान का 50 सालों में। अगले 50 सालों में क्या हुआ, 1951 से लेके 2000 तक वो 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। फिर अब उसके बाद क्या हो रहा है, 2001 से लेके 2020 तक, जो कि एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है, सिर्फ 20 साल के अंदर क्या हो गया है, 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब इसका मतलब क्या है, 3 टाइम्स मोर क्विकली देन 1900s पाकिस्तान क्या कर रहा है, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, मतलब पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग के थ्रेट में है। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है, अब इससे इफ़ेक्ट्स पूछे जा रहे हैं कि अब इस ट्रेंड से अर्बन एरियाज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा। अगेन आप इसमें वही बताएंगे, अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट आ रहा है, जिसका मतलब क्या है कि जो बिल्डिंग्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शहरों में, वो हीट को ट्रैप करना शुरू कर देगा। जब वो ट्रैप करेगा तो अचानक ही कुछ एरियाज़ में टेम्परेचर शूट कर जाएगा, और जैसे ही शूट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, रिस्क ऑफ हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन एंड डेथ्स। और जिसकी एग्जांपल क्या है, 2015 में ही हीट वेव ने क्या कर दिया, 1200 लोगों को मार दिया। फिर आपका दूसरा टेबल है जिसमें ग्लेशियर मेल्टिंग और उसके इम्पैक्ट जो हैं इंडस रिवर के फ्लो पे, उसके रिगार्डिंग ये आपका टेबल है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है कि ग्लेशियर जब मेल्ट हो रहे हैं ये किस तरह को रिलेट हो रहे हैं, ये लिंक हो रहे हैं विद चेंजेस इन द इंडस रिवर फ्लो। इंडस रिवर फ्लो क्या है कि इंडस रिवर के अंदर जो पानी है वो किस तरह से रिलेट कर रहा है ग्लेशियर मेल्टिंग के साथ। अब इसमें आप अगेन क्या बताएंगे, नेगेटिव कोरिलेशन है कि ग्लेशियर अगर ज़्यादा मेल्ट हो रहा है तो इधर जो है पानी, रिवर इंडस का जो फ्लो है वो क्या हो रहा है, वो कम होता जा रहा है, उधर इंक्रीज हो रहा है मेल्ट में, और इधर फ्लो में क्या हो रहा है, डिक्रीज। अब उसके लिए आप फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या बताएंगे, 1980s में 10% ग्लेशियर्स मेल्ट हुए और फ्लो में क्या हुई, 10% कमी आई। बाय 2000 में क्या हुआ, यही जो मेल्टिंग थी ये डबल हो गई, ये 20% पे चला गया। फिर अब क्या हो रहा है 2020 में, ये 30% पे चला गया ग्लेशियर मेल्टिंग, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, 3 टाइम्स मोर देन 1980s जो है हमारी ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, और जो हमारा रिवर फ्लो है रिवर इंडस का वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसकी वजह से इम्पैक्ट किस चीज़ को आएगा, डेफिनेटली एक ही चीज़ है पाकिस्तान की, दैट इज़ एग्रीकल्चर और वाटर सप्लाई। अब ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये अंडर थ्रेट आ जाएंगी। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट आर द पोटेंशियल consequences of the reduced water availability for agriculture, कि क्या नतज आएंगे इस सूरत हाल में कि अगर पानी ज़रात के लिए कम हो जाए या वो हो ही ना। अब इसका क्या है, जब वाटर अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी तो दैन अगेन क्या होगा कि वो जो क्रॉप यील्ड है वो डिक्लाइन होगी, वो गिरेगी। बाय 2030 क्या है, 3% गिरेगी, 2050 क्या है, 6 to 8% गिरेगी। अब वैसे आपको ये लग रहा होगा कि 3% इतना बड़ा फिगर नहीं है, 6 to 8% भी इतनी कोई बड़ा फिगर नहीं है, लेकिन असल इशू यहाँ पे ये है कि हम अभी जितनी पैदावार एवरेज ले भी रहे हैं वो एवरेज क्रॉप यील्ड हमारे लिए सफिशेंट नहीं। जितनी हमारी आबादी हो गई, हमारी आबादी 23, 24, 25 करोड़ पे पहुंच चुकी है, और जो हमारी क्रॉप यील्ड हो रही है एवरेज वो शायद 70-80% आबादी को केटर कर सके। अब जब उसमें से भी 3 या 8% और गिर जाएगा, देन यू कैन इमेजिन व्हाट वुड बी द सिचुएशन इन पाकिस्तान। अब अगेन आप इसे क्या बताएंगे, जब वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो फार्मर जो हैं, किसान जो हैं, वो स्ट्रगल करेंगे अपनी क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, लो क्रॉप प्रोडक्शन होगी,
फिर फार्मर की इनकम कम होगी, और जब मार्केट में कोई चीज़ होगी नहीं डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल से, तो इन्फ्लेशन होगी, प्राइसेस उनकी शूट अप करेंगी। दैन आपका नेक्स्ट चार्ट है वेदर इवेंट से रिलेटेड। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि वेदर इवेंट्स के ट्रेंड्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। अब आप दोबारा इसमें यही बताएंगे कि 2000 तक पाकिस्तान में साल में 5 इवेंट्स होते थे, लेकिन 2000 से लेके 2020 तक पाकिस्तान में एवरेज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स क्या हो गए हैं, 45 हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पिछले 9 साल के अंदर 9 टाइम्स इंक्रीज आया है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में, जो कि हमने चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए बताया। क्लाउड बर्स्ट हुआ, फ्लड आया, फ्लड के बाद वो काली आंधी आई जो इस्लामाबाद से स्टार्ट हुई, उसकी भी वीडियोस होंगी यूट्यूब पे। अगर आप लोगों में से किसी ने उस चीज़ को नहीं एक्सपीरियंस किया तो वो उस चीज़ को देख सकता है। दैट वाज हॉरिफिक कि दोपहर के 2 बजे रात के 2 बजे वाला इन्वायरमेंट हो गया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ कि ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी में कैसे डेंट डाल रहे हैं, उसे कैसे डैमेज कर रहे हैं। अगेन आप इस पर क्या बताएंगे कि मैसिव, बहुत ही बड़ा स्ट्रेन आता है इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी पे। कैसे, पहले जब 5 इवेंट्स हो रहे थे तो इतना ज़्यादा मेंटेन या रिपेयर या उसे सरवाइव करने के लिए जो पैसा था वो इतनी नहीं लगाना पड़ रहा था। अब क्योंकि वो इवेंट्स 45 पे चले गए हैं, तो इसका मतलब क्या है, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, पावर ग्रिड्स हैं या जो बिल्डिंग्स हैं, अब वो क्या है 9 टाइम्स ज़्यादा अंडर थ्रेट हैं। वो फेस कर रही हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को, और इनमें क्या होता है, ज़्यादातर रोड जो हैं वो पूरे के पूरे टूट जाते हैं, रेलवे के जो ट्रैक्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, हीट वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के जो ग्रिड हैं वो उनकी जो वायर्स हैं, जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो फट जाते हैं, ड्राउट्स कहत आना शुरू हो जाते हैं, जो इरिगेशन कैनाल्स हैं वो खाली हो जाती हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान को बिलियंस का लॉस पहुंचा रही हैं, क्योंकि हर चीज़ को मेंटेन करने के लिए फिर आपको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है। अब इसमें अगेन आपको एग्जांपल दे दी है 2010 के फ्लड की, जिसमें 20 मिलियन लोग क्या थे, डिस्प्लेस हो गए या बेघर हो गए। और दूसरा 2020 में लोकस्ट का जो अटैक हुआ उसमें क्या हुआ, 2.2 बिलियन जो पाकिस्तान की इकॉनमी है उसमें डेंट पड़ा, क्योंकि फूड था ही नहीं। अब यही वो चार्ट्स हैं या टेबल्स हैं जिनके फिगर्स मैं बार बार आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन में भी कोट कर रहा था। इवन आप इनको अगर अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में लिखें, इवन दैट वुड बी ग्रेट, और आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे इस चीज़ में। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द फोर्थ टेबल। अब इसमें क्या है, सी लेवल राइज है, उसकी प्रोजेक्शन के बारे में आपसे पूछा हुआ है। अब इसमें क्या कह रहा है कि भी पाकिस्तान के जो कोस्टल एरिया उसकी फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है, किस चीज़ के अकॉर्डिंग, सी लेवल के राइज के अकॉर्डिंग। अगेन आप इसमें क्या बताएंगे, स्वेयर और लॉन्ग टर्म थ्रेट्स हैं पाकिस्तान को सी लेवल के राइज होने के। उसमें क्या है, 2020 में क्या हुआ है, सिर्फ 0.1 मीटर इंक्रीज हुआ है, और कितना बंदा डिस्प्लेस हो गया है, 2 लाख बंदा डिस्प्लेस हो गया, बेघर हो गया। फिर उसके बाद अब क्या प्रेडिक्ट किया जा रहा है, 2050 तक क्या होगा, 0.3 मीटर दोबारा जो सी लेवल है वो राइज करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, 20 लाख बंदा, सिर्फ 0.2 मीटर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से 18 लाख और आबादी क्या होगी, वो डिस्प्लेस होगी, मतलब 20 लाख लोग बेघर हो जाएंगे। और 2100 तक जो टाइम पीरियड है उसमें क्या हो जाएगा, 0.6 मीटर क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा, और इसकी वजह से 5 मिलियन मतलब 50 लाख लोग जो हैं वो बेघर हो जाएंगे। और ये कौन से एरियाज़ में होंगे, सिंध और बलूचिस्तान के, और वहाँ पे भी कौन से एरियाज़, कोस्टल लाइंस जो साहिली इलाका है। अब उसमें स्पेसिफिक जो सिटीज़ हैं वो कराची है, जो हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी है और इकोनॉमिक हब है, वो अंडर थ्रेट है, ठट्टा और बदीन। अब ये जो है ओवरऑल इस सी लेवल राइज की वजह से पाकिस्तान को किस चीज़ का थ्रेट है, बिगेस्ट डिस्प्लेसमेंट होगी पाकिस्तान में, और उसकी वजह से इकोनॉमिक चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए और भी ज़्यादा इंक्रीज होंगे। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
How many people are estimated to be displaced by 2100 and what are the implications for the coastal communities के सैले समंदर पे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या असरात होंगे। अगेन आप बताओगे कि टेबल 4 में एस्टीमेट क्या लगाया गया है, 50 लाख बंदा डिस्प्लेस होगा 2100 तक। क्यों? क्योंकि सी लेवल राइज कर जाएगा 0.6 मीटर तक। इसका मतलब क्या है, 25 टाइम्स मोर दैन 2020 में जितना बंदा डिस्प्लेस हुआ है उससे 25 गुना ज़्यादा बंदे डिस्प्लेस हो जाएंगे 2100 में। इससे अगेन होगा क्या, जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं सिंध और बलूचिस्तान की, उन्हें क्या करनी पड़ेगी, मास माइग्रेशन करनी पड़ेगी। वो फिर ऊपर एरियाज़ में आएंगे, पंजाब में आएंगे, घर ढूंढेंगे, फिर दोबारा क्या हो जाएगा, एरिया कंजस्टेड हो जाएगा। फिर जो उनके विलेजेस हैं, फार्म लॉन्ड्स हैं, फार्म लैंड्स हैं, अब ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये तबाह हो जाएंगी, ये बर्बाद हो जाएंगी। तो ओवरऑल क्या है इसमें, पाकिस्तान अंडर थ्रेट ही है। ऐसे ही लग रहा है जैसे हर तरफ पाकिस्तान को मुश्किलात का ही सामना है। बट आई होप that you being the future of Pakistan will handle these things. That's all from my side. Thank you for listening.